आप जिस वक्त इस कहानी की अगली 2 लाइनों को पूरा पढ़कर खत्म करेंगे, तब तक भारत में एक माँ अपने पेट में 9 महीने तक पाले हुए बच्चे को पैदा होने के साथ ही हमेशा के लिए खो चुकी होगी। भारत में हर 55 सेकंड में एक औरत मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। मेडिकल जर्नल लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज 1622 बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। पूरी दुनिया में भारत स्टिलबर्थ के मामले में सबसे आगे है। स्टिलबर्थ का मतलब है बच्चा गर्भ में नहीं बल्कि पैदा होने के बाद मर जाता है। प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते तक अगर भ्रूण की मौत होती तो इसे मिसकैरेज कहते हैं। इसके बाद भ्रूण की मौत को स्टिलबर्थ कहा जाता है। 2015 तक के आंकड़ों की माने तो हर साल भारत में स्टिलबर्थ के 5,92,000 मामले होते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 26 लाख मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। अपने बच्चे को खोने का दर्द दुनिया के किसी भी हिस्से की माँ के लिए शायद एक जैसा ही होता है। ये कहानी एक ऐसी ही माँ की है। बीबीसी पत्रकार फियोना क्रैक पिछले साल प्रेग्नेंट हुई थी। वो बिटिया को जन्म देने वाली थी, लेकिन उनकी भ्रूण वाली थैली फट गई और उस पानी के साथ वो सारे सपने बह गए जो फियोना में अपनी बेटी को लेकर देखे थे। जब मैं 8 साल की थी तब मेरी बहन को बच्चा हुआ था। मेरी माँ जानती थी कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बहन के घर भेज दिया ताकि मैं थोड़ी मदद कर सकूं। मैंने शायद मदद वाला काम अच्छे से किया था। तभी जब मेरी दूसरी बहन माँ बनी तो मुझे वहाँ भी भेजा गया। मैं बच्चे को ऊपर नीचे घुमाती, नासमझी में चिढ़ने वाले बड़े भाई बहनों से नए मेहमान को बचाकर रखती। मैंने अपनी पड़ोसन की भी मदद की। गांव के बच्चों को संभालने के लिए मैं खुद के 12 साल के होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं माँ बनूंगी, ये इंतजार मुझसे हो नहीं पाता था। जब मैं 29 साल की हुई तो मुझे सर्वाइकल कैंसर हो गया। मेरी जिंदगी बचाने के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसने माँ बनने की मेरी संभावनाओं को खत्म कर दिया। एक मेडिकल रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा कि एक दूसरा ऑपरेशन मेरी उम्मीदों को एक मौका दे सकता है। मैंने एक डॉक्टर को खोजा जो यह ऑपरेशन कर सकते थे। मैंने एक रेफरेंस भी खोजा, वो काम नहीं आया तो मैं खुद उनसे मिलने चली गई। आईवीएफ के बाद कई बार मेरा मिसकैरेज हुआ और फिर एक सुबह मैं जिस बच्ची के ख्वाब बुन रही थी वो मेरे अंतिम अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिख गई। अस्पताल की नर्सों ने मुझे घेर लिया और होने वाले बच्चे के लिए बधाइयां दी। उस दोपहर मैं ऑफिस में थी। एक सहकर्मी की नौकरी छोड़ने के मौके पर मैं एक केक खा रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई गर्म चीज मेरी ट्राउजर को गीली कर रही है। मेरे गर्भाशय से पानी, एमनियोटिक फ्लूइड 2 महीने पहले ही बाहर आ रहा था। अस्पताल ने मुझे भर्ती कर लिया। उन्होंने कहा कि वो लेबर में जितना संभव हो सके देर करेंगे जिससे बच्चे का विकास हो सके। 10 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब स्थिति ठीक है और मैं अगले दिन घर जा सकती हूँ। लेकिन आधी रात के बाद बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड अलग हो गई और उस तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचने बंद हो गए। 6 मिनट में ही मुझे ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया गया। मुझे कॉरिडोर से ले जाते वक्त नर्स बदहवास थी। मेरी बच्ची की मौत हो गई थी। 48 घंटे तक मैं सो नहीं पाई। मैं दर्द में थी। मैंने दवा भी लेने से मना कर दिया था। मेरी अनमोल बच्ची मेरी कोख में सिमटी हुई थी। वो खामोश हो गई थी। बच्ची को मुझसे जोड़ने वाली एम्बिलिकल कॉर्ड मेरे शरीर से लटक रही थी। मेरे पैर दर्द से अकड़ने लगे तो मैंने अपने पार्टनर टिम को पकड़ लिया। मुझे एक माँ की कहानी याद आई जिसे बताया गया था कि उसका बच्चा मर गया है लेकिन वह सेहतमंद पैदा हुआ था। मेरी बेटी को जब मुझे दिया गया तो मेरे दिल में प्यार भर आया। वो खूबसूरत थी, सिर से पैर तक करीब 30 सेंटीमीटर लंबी। उसे सफेद रंग की ड्रेस और हैट पहनाई गई थी और उसे हाथ से बुने हुए कंबल में लपेटा गया था। उसके हाथ और पैरों की अंगुलियां बेहद साफ थी। सारे अंग लंबे थे, बिल्कुल हम दोनों की तरह। हमने उसका नाम विलो रखा। मुझे याद है कि टिम ने जब उसका नाम पुकारा तो उसका दिल फटा हुआ था। मैंने बच्ची को हैरत से देखा। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्यों मर गई। मैंने नर्स को बुलाने के लिए घंटी दबाई। मैंने पूछा कि क्या डॉक्टरों से समझने में कुछ गलती हुई है। 20 मिनट बाद टिम ने भी वही घंटी बजाई, फिर वही सवाल पूछा। सभी नर्स और डॉक्टर आए। उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे। शायद हमारे सवाल ही सही नहीं थे। अगली सुबह उन्होंने मेरा सिजेरियन ऑपरेशन किया। जब मुझे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया और मेरी नसों में बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा था, तब मैं सोच रही थी कि अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए मैंने 30 साल इंतजार किया। अब जब मैं उठूंगी तो उसका मुंह देखूंगी। मगर हम डिलीवरी विंग के एक छोर पर थे। वहां से महिलाओं के लेबर पेन और नवजात शिशुओं के रोने की आवाज मैं सुन रही थी। मेरी बाहें अकड़ गई। मुझे लगा कि वहां खून जम गया है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि यह सामान्य है। मेरी बच्ची जिंदा नहीं है। यह इस झटके का बायोलॉजिकल रिस्पांस था। मैं सुबकने लगी। मेरी छाती से दूध आ रहा था। मेरी टी शर्ट पर उसका निशान बन रहा था।
लेकिन मैं ऐसे सदमे में थी कि इस बात पर शर्मिंदा भी नहीं हो पाई। अपने बच्चों को खो चुके दर्द से तड़पते माँ बाप के लिए बने कमरे में एक किचन था, चाय वगैरह बनाने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे हालात में पेरेंट्स को भूख भी लगती होगी। मैं उन परिवारों के बारे में सोचने लगी जो इन जगहों में रहे होंगे। मैं उनको हुए नुकसान के बारे में सोचने लगी। उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा। मरे हुए बच्चे का जन्म, इस बारे में लोग जितना सोचते हैं यह उससे कहीं ज्यादा सामान्य बात है। फिर भी लोग इस बारे में बहुत कम बातें करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी खुशियों और उम्मीदों का समय होता है। हम वहाँ 4 दिन और रहे। हमारी बच्ची को एक रेफ्रिजरेटेड पालने में रखा गया था। किसी ने मुझसे जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि हमें कब चले जाना चाहिए। मैं मदद करने वाली उन दाइयों को गुड बाय नहीं कह पाई, जो उस रात पूरे वक्त हमारे साथ बैठी रही थी और हमें दिलासा देती रही। उन्होंने हमारे बच्चे को ड्रेस पहनाई थी। शुक्रिया जैसे शब्द कई बार दिल की बात पूरी तरह बयां नहीं कर सकते। वो भी रोई, हम भी रोए और घर चले आए। अस्पताल में हमारे पास 2 प्यारे लैम्प थे। एक के साथ मैं सोती थी, दूसरा विलो के पालने में रहता था। घर के रास्ते में मैंने अपने लैम्प को जोर से पकड़ रखा था। वो मेरे आंसुओं से भीग रहा था। मैं धीरे धीरे उसके कानों में कुछ कह रही थी। सोचा शायद मेरी बेटी ये बातें सुन रही हो। वक्त बीता तो शोक कुछ कम हुआ। अस्पताल की दाइयों ने हमें याद दिलाया कि हमें विलो के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक दिन हम रजिस्टर ऑफिस पहुंचे, जहां एक अधिकारी ने कुछ उदास से सवाल पूछे। हम विलो के होने का कागजाती सबूत लेकर वहां से निकले। जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट एक ही पेपर में था। विलो कभी थी, उसका यही एक डॉक्यूमेंट था। घर पर चिट्ठियों का अंबार लग रहा था और मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। परिवार के लोग और दोस्त घर आए। मैंने अपनी मैटरनिटी जीन्स फिर पहन ली। उनके साथ कुछ बेमतलब बातें हुई। किसी के पास कुछ खास कहने को नहीं था। मैं सोने चली गई। नामकरण की बजाय हमें बच्ची की अंत्येष्टि करनी पड़ी। सूखी आंखों से मैंने अंतिम क्रिया में आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। विलो के नन्हे से ताबूत के लिए फूल बहुत बड़े थे। जब मैं वहां से चलने लगी तो मैंने अपनी आत्मा का एक एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया, अपनी पहली संतान के पास। 2 हफ्ते बाद टिम काम पर जाने लगे और मैं घर में अकेली रह गई। हमारे शौक ने अलग रास्ता चुना। मेरा अकेलापन बढ़ गया। मैं बच्चे के निधन के बाद रिश्ते टूटने की कहानियां पढ़कर घबराने लगी। फिर मैंने तय किया कि मैं किसी सलाहकार से मिलूं। मैंने देखा कि ऐसी माँओं के लिए कई तरह की मदद उपलब्ध है, पिता के लिए बहुत कम। मैंने एक काउंसलर को खोजा जो हम दोनों की मदद कर सके। मैंने फेसबुक पर अपने उन दोस्तों को अलग कर दिया जिनके बच्चे विलो की उम्र के थे। मैंने उन दोस्तों को भी हटा दिया जो दूसरी या तीसरी बार माँ बनने जा रही थी। सोशल मीडिया मेरे लिए एक खौफनाक जगह बन गई। मेरी वॉल पर बेबी फूड, प्रैम और बच्चों के कपड़े के विज्ञापन दिखने लगे। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। मैं चिड़चिड़ी हो गई और फिर मैं वहां से हट गई। एक दिन मैं 3 ट्रेन बदलकर इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में रहने वाली अपनी 103 साल की दादी नैन्सी के पास गई। मैं उनके पैरों के पास बैठ गई और उनकी गोद में अपना सिर रख दिया। 7 साल पहले दादी ने भी एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने मेरे बाल सहलाए और बच्चे के लिए दुख जताया। दादी को नहीं पता था कि अपने बच्चे के लिए हमने असल में उनका नाम ही सोचा था। यह मेरे जीवन की सबसे कठिन यात्रा थी, लेकिन संभवतः यहीं से मेरे जख्म भरने की शुरुआत हुई। मैं बहुत खोजबीन कर रही थी। पिछले 10 साल में जिस भी अस्पताल में मेरा इलाज चला था, वहां से मैंने मेरे बारे में डॉक्टरों के नोट्स मांगे। इलाज और प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टरों ने क्या किया, मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि बच्चे की मौत के लिए मैं ही दोषी हूँ। ये डर सही नहीं था, लेकिन मृत बच्चे को जन्म देने वाले दूसरे माँ बाप भी ऐसा ही महसूस करते थे। मुझे 9 महीने की एक पपी मिली और उसे मैं अपने घर ले आई। वो 2 किलो की थी, एक नवजात शिशु के बराबर। उसकी ज़रूरतों ने मुझे एहसास कराया कि मैं भी किसी काम की हूँ। रात में उसे टॉयलेट कराने के लिए ले जाते वक्त हम अंधेरे में ठिठुरते रहते। वो बच्चे की तरह मुझ पर कूद जाती। जब मैं पार्क के दूसरे छोर से उसे बुलाती तो कई बार उसे विलो पुकारती। क्रिसमस आने वाला था। मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। जैसे तैसे मैंने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ कार्ड्स खरीदे। बिटिया के साथ पहले क्रिसमस के लिए हमने सफोक में एक शेपर्ड हट किराए पर लेने का सपना देखा था। अब हम उससे जी चुरा रहे थे। हम हर रोज मीलों पैदल चलते, पपी को बारी बारी से गोद में उठाते। क्रिसमस की शाम मैं गांव के एक छोटे से चर्च में मिडनाइट मास में गई। पूरी सर्विस के दौरान मैं चुपचाप रोती रही। मेरी बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत जिसे मैं नहीं जानती थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मरी पैदा हुई बच्ची भी अपनी माँ के लिए वही अधिकार दिलाती है जो नवजात शिशु दिलाते हैं। मैं मैटरनिटी लीव की हकदार थी।
मैंने ये छुट्टियां ली और 4 महीने बाद काम पर लौटी। घर की तुलना में ऑफिस में रहना आसान था। मेरे कुछ सहकर्मी मुझसे पूछते लड़का हुआ या लड़की। मैं उनको बताती मेरी बेटी गर्भ में ही मर गई। फिर मैं ही उनकी बाहों पर थपकी देती और कहती ठीक है, दुखी मत हो। घर पर शाम बिताने के लिए मैंने बहुत रेड वाइन पी। मैंने मॉडर्न फैमिली को कई बार देखा। पूरी सर्दियों में कुछ उम्मीद टिमटिमा रही थी, जैसे ओस की बूंदें अपना सिर ताने टिकी रहती हैं। कुछ दिनों में मैं फिर से पॉजिटिव महसूस करने लगी। मैं अपने दोस्तों से मिलती और हंसती। कई बार टिम जब दरवाजा खोलते तो मैं मुस्कुराती हुई मिलती। हम दोनों कोशिश कर रहे थे, अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए। मैं व्यस्त रहती तो अच्छा महसूस करती, इसलिए मैंने तय किया कि अपने गार्डन का एक हिस्सा विलो को समर्पित कर दूं। मैंने ग्राफ पेपर खरीदे और गार्डन की डिजाइन की किताबें ले आई। फरवरी के ठंडे और भीगे सप्ताह में हमने लैंडस्केपिंग शुरू की। हमने 1.5 टन की खुदाई मशीन किराए पर ली। दोस्त और परिवार के लोग मदद के लिए आए। बर्फ और बारिश के बीच हमने कीचड़ और पत्थरों के बीच की सारी घास हटाई। हमारी छोटी पपी बिना कीचड़ में हमारे पैरों के पास खेलती रही और किचन में आकर उसने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। मैंने एक कलाकार को खोजा जो एक मूर्ति बना सके। हम अपने पसंद के समुद्र तटों पर गए ताकि रास्ते में लगाने के लिए पत्थर जमा कर सके। इस काम में हमने खुद को थका लिया। मदर्स डे से पहले मैं कुछ बच्चों को गांव के स्थानीय स्कूल से निकलते हुए देख रही थी। उसी दिन पहली बार मैंने नर्सरी का दरवाजा खोला। मैं बच्ची के कपड़े उलट पलट कर देखती रही। आखिरी कपड़े को लेकर मैं जमीन पर लेट गई, उसे अपने सीने से चिपका लिया। दोपहर के बाद की धूप के साथ कुछ धूल के कण उड़ रहे थे। मुझे उस ईमेल का ख्याल आया जिसमें मुझसे कहा गया था कि नर्सरी के पर्दे तैयार हैं। मैंने उनको जवाब दिया था कि मुझे अब वो पर्दे नहीं चाहिए। उन्होंने जवाब दिया था हम इसे तब भिजवाएंगे जब आप तैयार होंगी। मैं सोचने लगी कि क्या उस सेल्स वुमन ने भी अपने बच्चे को खो दिया है। मैं रोती रही और रोते रोते ही मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली तो अंधेरा हो रहा था। मुझे 2 मदर्स डे कार्ड मिले। एक माँ ने भेजा था और दूसरा टिम ने लिखा था कि मैं विलो की उत्कृष्ट माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। उस दिन के बाद से मैंने नर्सरी का दरवाजा खुला ही रहने दिया। अब हमारे घर में हवा अच्छे से आ जा रही थी। हमने विलो के पहले जन्मदिन पर उसके गार्डन में एक पार्टी करने की सोची ताकि कुछ फंड इकट्ठा हो जिससे स्टिलबॉर्न चैरिटी हो सके। हम जिस एक चैरिटी की सहायता करना चाहते थे वो शौक से भरे माँ बाप को मेमोरी बॉक्स देती है। विलो के लिए हमें भी ऐसा एक संदूक मिला था। मैंने हिम्मत करके उस बक्से को दोबारा देखा। उस बॉक्स के अंदर ये सब थे, एक सफेद बुना हुआ कंबल, विलो के अस्पताल का ब्रेसलेट, विलो के जन्म के समय की तस्वीर, विलो के पैरों के निशान और नर्सरी की एक ड्रेस। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।